आज की इस अहम रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे कैसे सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच हथियारों को लेकर एक नई रणनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। ये मामला सिर्फ लड़ाकू विमानों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट के बदलते ताकत संतुलन से जुड़ा हुआ है। जब नवंबर में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जोर शोर से ऐलान किया था कि अमेरिका सऊदी अरब को उन्नत F-35 लाइटिंग सेकंड लड़ाकू विमान देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और दोनों देशों के बीच एक बड़ा रणनीतिक रक्षा समझौता होगा। उस समय यह संदेश दिया गया था कि वाशिंगटन रियाद के रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदलती दिख रही है, क्योंकि सऊदी अरब अपने हथियार साझेदारों को विविध बनाने की कोशिश कर रहा है और यही बात ट्रंप प्रशासन को परेशान कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक वाशिंगटन ने हाल ही में रियाद से यह साफ करने को कहा है कि वे तुर्की और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ किस स्तर की रक्षा वार्ता कर रहा है। खास चिंता तुर्की के अगली पीढ़ी के कान फाइटर जेट कार्यक्रम में सऊदी अरब की संभावित भागीदारी को लेकर है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने फरवरी में कहा था कि सऊदी अरब के साथ इस प्रोजेक्ट पर संयुक्त निवेश किसी भी समय साइन हो सकता है। और रियाद में हुए वर्ल्ड डिफेंस शो में कान का मॉडल सऊदी झंडे के साथ प्रदर्शित किया गया था। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि गंभीर स्तर पर चल रही है। अमेरिकी सूत्रों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन इस संभावित डील को F-35 का विकल्प नहीं मानता, लेकिन वह यह जरूर समझता है कि अगर सऊदी अरब तुर्की से भी बड़े पैमाने पर विमान खरीदता है तो अमेरिका के हिस्से का बाजार कम हो सकता है। और ट्रंप प्रशासन की नीति साफ है कि अमेरिकी निर्यात को प्राथमिकता दी जाए और अमेरिका रक्षा क्षेत्र में मुख्य सप्लायर बना रहे। इससे पहले पाकिस्तान के JF-17 थंडर को लेकर भी अटकलें चल रही थी। सऊदी अरब की इस कार्यक्रम में निवेश कर सकता है, लेकिन वाशिंगटन के दबाव के बाद रियाद ने भरोसा दिया है कि वे JF-17 नहीं खरीदेगा। हालांकि तुर्की के मामले में ऐसा स्पष्ट गारंटी नहीं दी गई है कि रक्षा जानकारों का कहना है कि सऊदी अरब के पास पहले से ही दुनिया के बेहतरीन F-15 ईगल विमान है, जो कई मामलों में अमेरिकी संस्करण से भी उन्नत बताए जाते हैं। इसके अलावा उसके पास यूरो टाइफून भी है और अब वे F-35 लेने की तैयारी में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कान की ज़रूरत क्या है। कुछ जानकारों का मानना है कि ये असल में सौदेबाजी की रणनीति हो सकती है ताकि अमेरिका से बेहतर शर्तें हासिल की जा सके, खासकर तब जब इजराइल क्षेत्र में अपनी क्वालिटेटिव मिलिट्री एज यानी सैन्य बढ़त बनाए रखने के लिए लॉबिंग करता रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि सऊदी अरब को मिलने वाले F-35 इजराइल के मुकाबले कम उन्नत के होंगे, जिससे रियाद में असंतोष हो सकता है। सऊदी नेतृत्व को यह भी चिंता है कि कहीं यह डील अमीरात की तरह अटक न जाए, जहां चीन के मुद्दे पर F-35 समझौता आगे नहीं बढ़ पाया था। इसके अलावा सऊदी की विजन 2030 योजना भी इस पूरे समीकरण में अहम है, क्योंकि उसका लक्ष्य है कि रक्षा खर्च का 50% हिस्सा देश के अंदर उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए पूरा किया जाए। और यहाँ तुर्की की कंपनी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज सह उत्पादक और तकनीकी साझेदारी की पेशकश कर रही है, जो सऊदी महत्वाकांक्षा से मेल खाती है। जबकि अमेरिकी प्रक्रिया अक्सर कांग्रेस की मंजूरी और लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरती है, जिससे देरी हो रही है। इस पूरी कहानी में एक बड़ा भू राजनीतिक पहल यह भी है, क्योंकि सऊदी अरब हाल के महीनों में पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मिस्र के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, जबकि UAE और इजराइल के बीच सहयोग और गहरा हो चुका है। ऐसे में रियाद अपने आर्थिक और रक्षा सौदे के जरिए एक नए क्षेत्रीय ब्लॉक को मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ विमानों की खरीद का नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि मिडल ईस्ट अब ज़्यादा बहुध्रुवीय हो चुका है। यहाँ देश
एक ही ताकत पर निर्भर रहने के बजाय कई साझेदारों के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं। और यही रणनीति ट्रंप प्रशासन के शून्य योग यानी जीरो सम आर्थिक सोच से टकरा रही है। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि क्या सऊदी अरब अमेरिका से F-35 के डील को अंतिम रूप देता है या तुर्की के कान कार्यक्रम में भी औपचारिक रूप से शामिल होता है। लेकिन इतना जरूर तय है कि हथियारों की यह कूटनीति आने वाले समय में खाड़ी क्षेत्र की राजनीति और शक्ति संतुलन को गहराई से प्रभावित करेगी। आज की इस अहम रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे कैसे सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच हथियारों को लेकर एक नई रणनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। ये मामला सिर्फ लड़ाकू विमानों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट के बदलते ताकत संतुलन से जुड़ा हुआ है। जब नवंबर में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जोर शोर से ऐलान किया था कि अमेरिका सऊदी अरब को उन्नत F-35 लाइटिंग सेकंड लड़ाकू विमान देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और दोनों देशों के बीच एक बड़ा रणनीतिक रक्षा समझौता होगा। उस समय यह संदेश दिया गया था कि वाशिंगटन रियाद के रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदलती दिख रही है, क्योंकि सऊदी अरब अपने हथियार साझेदारों को विविध बनाने की कोशिश कर रहा है और यही बात ट्रंप प्रशासन को परेशान कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक वाशिंगटन ने हाल ही में रियाद से यह साफ करने को कहा है कि वे तुर्की और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ किस स्तर की रक्षा वार्ता कर रहा है। खास चिंता तुर्की के अगली पीढ़ी के कान फाइटर जेट कार्यक्रम में सऊदी अरब की संभावित भागीदारी को लेकर है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने फरवरी में कहा था कि सऊदी अरब के साथ इस प्रोजेक्ट पर संयुक्त निवेश किसी भी समय साइन हो सकता है। और रियाद में हुए वर्ल्ड डिफेंस शो में कान का मॉडल सऊदी झंडे के साथ प्रदर्शित किया गया था। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि गंभीर स्तर पर चल रही है। अमेरिकी सूत्रों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन इस संभावित डील को F-35 का विकल्प नहीं मानता, लेकिन वह यह जरूर समझता है कि अगर सऊदी अरब तुर्की से भी बड़े पैमाने पर विमान खरीदता है तो अमेरिका के हिस्से का बाजार कम हो सकता है। और ट्रंप प्रशासन की नीति साफ है कि अमेरिकी निर्यात को प्राथमिकता दी जाए और अमेरिका रक्षा क्षेत्र में मुख्य सप्लायर बना रहे। इससे पहले पाकिस्तान के JF-17 थंडर को लेकर भी अटकलें चल रही थी। सऊदी अरब की इस कार्यक्रम में निवेश कर सकता है, लेकिन वाशिंगटन के दबाव के बाद रियाद ने भरोसा दिया है कि वे JF-17 नहीं खरीदेगा। हालांकि तुर्की के मामले में ऐसा स्पष्ट गारंटी नहीं दी गई है कि रक्षा जानकारों का कहना है कि सऊदी अरब के पास पहले से ही दुनिया के बेहतरीन F-15 ईगल विमान है, जो कई मामलों में अमेरिकी संस्करण से भी उन्नत बताए जाते हैं। इसके अलावा उसके पास यूरो टाइफून भी है और अब वे F-35 लेने की तैयारी में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कान की ज़रूरत क्या है। कुछ जानकारों का मानना है कि ये असल में सौदेबाजी की रणनीति हो सकती है ताकि अमेरिका से बेहतर शर्तें हासिल की जा सके, खासकर तब जब इजराइल क्षेत्र में अपनी क्वालिटेटिव मिलिट्री एज यानी सैन्य बढ़त बनाए रखने के लिए लॉबिंग करता रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि सऊदी अरब को मिलने वाले F-35 इजराइल के मुकाबले कम उन्नत के होंगे, जिससे रियाद में असंतोष हो सकता है। सऊदी नेतृत्व को यह भी चिंता है कि कहीं यह डील अमीरात की तरह अटक न जाए, जहां चीन के मुद्दे पर F-35 समझौता आगे नहीं बढ़ पाया था। इसके अलावा सऊदी की विजन 2030 योजना भी इस पूरे समीकरण में अहम है, क्योंकि उसका लक्ष्य है कि रक्षा खर्च का 50% हिस्सा देश के अंदर उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए पूरा किया जाए। और यहाँ तुर्की की कंपनी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज सह उत्पादक और तकनीकी साझेदारी की पेशकश कर रही है, जो सऊदी महत्वाकांक्षा से मेल खाती है। जबकि अमेरिकी प्रक्रिया अक्सर कांग्रेस की मंजूरी और लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरती है, जिससे देरी हो रही है। इस पूरी कहानी में एक बड़ा भू राजनीतिक पहल यह भी है, क्योंकि सऊदी अरब हाल के महीनों में पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मिस्र के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, जबकि UAE और इजराइल के बीच सहयोग और गहरा हो चुका है। ऐसे में रियाद अपने आर्थिक और रक्षा सौदे के जरिए एक नए क्षेत्रीय ब्लॉक को मजबूत
करने की कोशिश कर सकता है। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ विमानों की खरीद का नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि मिडल ईस्ट अब ज़्यादा बहुध्रुवीय हो चुका है। यहाँ देश एक ही ताकत पर निर्भर रहने के बजाय कई साझेदारों के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं, और यही रणनीति ट्रंप प्रशासन के शून्य योग यानी जीरो सम आर्थिक सोच से टकरा रही है। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि क्या सऊदी अरब अमेरिका से F-35 के डील को अंतिम रूप देता है या तुर्की के कान कार्यक्रम में भी औपचारिक रूप से शामिल होता है। लेकिन इतना जरूर तय है कि हथियारों की यह कूटनीति आने वाले समय में खाड़ी क्षेत्र की राजनीति और शक्ति संतुलन को गहराई से प्रभावित करेगी।